हाय दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस जेएस सेंटर में स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और यूपी एसआई का स्पेशल टॉपिक है मानवाधिकार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है दोस्तों। इसे बार बार यूपी पुलिस के पेपर में आया हुआ है और ये होमगार्ड के जो पहली बार पेपर होने जा रहा है उसमें भी इससे आएगा, निश्चित है आएगा। और मानवाधिकार जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मानवाधिकार क्या है? तो मानव के अधिकारों का यह देखता है कि मानव का अधिकार हनन हो रहा है या नहीं, यानी कि मानव के अधिकारों को वह देखता है मानवाधिकार। इसे हम मानवाधिकार कहते हैं। तो देखिए, मानवाधिकार का स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। मानवाधिकार का जो स्थापना हुआ था, जो कि मानव के अधिकारों को देखता है, तो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। तो मानवाधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को, प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1948 को इसका स्थापना हुआ था फ्रांस में, यानी कि फ्रांस के पेरिस में मानवाधिकार का 10 दिसंबर 1948 को मतलब कि स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तीसरी बैठक में यह स्थापित हुआ था, क्योंकि 1945 में यह इसका बैठक चालू हो गया था, लेकिन इसका स्थापना तीसरा बैठक में हुआ था 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में। तो देखिए दोस्तों, 58 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने देशों ने? 58 देशों ने भाग लिया था, लेकिन 48 वोट पक्ष में पड़ा था। कितना दोस्तों? 48 वोट, 10 वोट पक्ष में नहीं पड़ा था। और देखिए दोस्तों, इसके चेयरमैन उस समय कौन थे? तो इलेनोर रूजवेल्ट थे चेयरमैन दोस्तों। इलेनोर रूजवेल्ट मानवाधिकार के चेयरमैन। और देखिए दोस्तों, जब यह बैठक हुआ था तो भारत की तरफ से बैठक में भाग लिए थे हंसा मेहता जी भारत की तरफ से बैठक में भाग लिए थे, हंसा मेहता जी। और देखिए दोस्तों, एक नोट वाला बात है कि मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को, जब यह घोषणा हो गया तो मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार क्या होता है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब स्टार्ट होता है इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय है। इसका जो कि स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। 12 अक्टूबर 1993 को यह एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, लेकिन मानवाधिकार का स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, जो कि एक वैधानिक निकाय है, इसका 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुआ था। यानी कि मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत यह मानवाधिकार अधिनियम जो है, अधिनियम 1993 अधिनियम है दोस्तों। मानवाधिकार अधिनियम 1993 है। और देखिए दोस्तों, एक बात जानने वाला योग्य बात है कि मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो कि पहले अध्यक्ष कौन थे उन्हें? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। आखिर न्यायमूर्ति क्यों लगा है? देखिए दोस्तों, जब यह आयोग बना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उस समय कहा गया था कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, रिटायर मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर होंगे, यानी कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। बाद में 2019 में संशोधन हुआ है, जो कि आगे देखेंगे। तो पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। पहले अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। देखिए दोस्तों, अध्यक्ष देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें टोटल जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, और टोटल अध्यक्ष को ले लेंगे तो यानी 13 इसमें सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 13 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 12 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 12 सदस्य, उनको मिलाकर टोटल 13 इसमें होते हैं अध्यक्ष सहित। यानी कि एक अध्यक्ष और 5 परमानेंट, यानी कि पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों। देखिए, 7 क्या होते हैं? पदेन सदस्य, और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य और एक अध्यक्ष, इस प्रकार 13 सदस्य होते हैं इसमें। और देखिए दोस्तों, मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसमें 8 अध्याय है दोस्तों। 8 अध्याय है,
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हम पहले ही बता चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूछेगा तो 10 दिसंबर को। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ध्यान देने वाला है बात की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और दोस्तों देखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष में अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। यह बहुत ही बुरा खबर है, क्योंकि अगर महिला अध्यक्ष अब तक नहीं बनी है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अब तक जो भी अध्यक्ष है वह पुरुष ही रहे हैं। यह सौभाग्य मानिए या जो आप मान सकते हैं। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कि 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित हुआ है, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे हम बोलते हैं NHRC में एक अध्यक्ष सहित कुल 13 सदस्य होते हैं। अभी हम बताएं कि एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। यह अभी चेंज हुआ है, नहीं तो पहले तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होते थे, लेकिन अभी इसमें चेंज किया गया है। इसके अतिरिक्त 7 पदेन सदस्य होते हैं, जो 7 पदेन सदस्य होते हैं वह कैसे, देखिए 5 तो नियुक्त होते हैं, 5 नियुक्त होते हैं, लेकिन जो 7 पदेन सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं? देखिए विभिन्न राष्ट्रीय आयोग के, यानी कि अलग अलग 7 राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि अनुसूचित आयोग, जनजाति आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, यानी कि यह जो भी राष्ट्रीय आयोग है उनके अध्यक्ष होते हैं। 7 अलग अलग ऐसे आयोग है, राष्ट्रीय आयोग, उनके अध्यक्ष को ही हम पदेन सदस्य में 7 जो होते हैं वो होते हैं। तो देखिए अब संरचना इसका जो होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार का, तो 1 5 7 का होता है, 1 5 7 का, इसको मिला देंगे तो 13 होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अध्यक्ष एक होते हैं, उसके बाद 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिए 5 जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो पहले तो यह जान लीजिए इनको कौन चुनता है। तो देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान दें, इनको राष्ट्रपति चुनता है, इनके अध्यक्ष को और सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है। तो किसके सलाह पर चुनता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री क्या अकेले सलाह देते हैं? नहीं दोस्तों, उनके पास 6 सदस्य वाला एक कमेटी होता है, 6 सदस्य वाला एक कमेटी होता है प्रधानमंत्री के पास, वही सलाह देते हैं मिलकर राष्ट्रपति को। वो अध्यक्ष और सदस्यों को, राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों को चुनते हैं। तो देखिए 5 पूर्णकालिक सदस्य होते, तो उसमें कौन कौन 5 होते हैं? तो देखिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और मानव अधिकार के विशेषज्ञ शामिल है। माने मानव अधिकार को जो विशेष रूप से जानता है, मानव अधिकारों को विशेष रूप से जानता है वह, और कम से कम एक महिला होनी चाहिए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के हो सकते हैं एक, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश एक, और मानवाधिकार को जानने वाले, और कम से कम एक महिला जरूरी है पूर्णकालिक सदस्य में। और दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं, तो पदेन सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए पदेन सदस्य ऊपर ही बताया गया है कि राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष होते हैं। तो जो 7 राष्ट्रीय आयोग है उन्हीं के अध्यक्ष, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एक, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष, और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। यह 7 होते हैं पदेन सदस्य। और दोस्तों देखिए अभी हम बताएं कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और इनका कार्यकाल जो दोस्तों होता है 3 वर्ष, या तो 3 वर्ष हो जाएगा तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, या 70 वर्ष हो जाता है, भले ही वो 2 वर्ष रहे हैं, 70 वर्ष पहले हो जाता है, जो भी पहले होता है वही समाप्त होता है। तो इस प्रकार उनका यह होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के संशोधन के पश्चात कितने सदस्यों को जोड़ा गया है? तो 3 सदस्यों को जोड़ा गया है दोस्तों।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के संशोधन के बाद कितने सदस्यों को जोड़ा गया? तो 3 सदस्य। पहले 3 कम थे दोस्तों, लेकिन 2019 में संशोधन हुआ तो उसमें 3 सदस्यों को जोड़ दिया गया। और देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी बार संशोधन हो गया है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में टोटल 2 बार हो गया है संशोधन। अंतिम 2019 में हुआ है, जो कि 1993 में इसका स्थापना हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 का। उसमें 2 बार संशोधन हो गया है, ये अंतिम बार 2019 में हुआ है। मानवाधिकार का उल्लंघन के मामले में आयोग को सलाह देने का अधिकार नहीं है। मानवाधिकार के उल्लंघन के अगर मामला होता है उसमें आयोग को सलाह देने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसको बात ध्यान में रख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि हुआ है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। देखिए दोस्तों, एक और बात ध्यान दीजिए, वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व के स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव है। यह सामान्य प्रस्ताव है, संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव है कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप है। और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि मानव अधिकारों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मानव अधिकार पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में 13 मई 1968 को हुआ था। 13 मई 1968 को तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में 13 मई 1968 में तो क्या हुआ था? तो मानव अधिकारों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में 13 मई 1968 को। मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था, अंतिम बार अभी हुआ है 2019 में, मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में। इसको संशोधन गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 में पेश किए थे। 8 जुलाई 2019 में पेश गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधन के लिए, मानव अधिकार संशोधन अधिनियम के लिए किए थे। तो देखिए दोस्तों, संशोधन क्या हुआ था, तो इसमें देखना बात है। देखिए, संशोधन यह हुआ था, जो आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं, यानी कि मानव अधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होता है। तो देखिए, पहले जो बात था वह यह बात था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई जो व्यक्ति रहेगा वही अध्यक्ष बनेगा। आयोग का अध्यक्ष कौन बनता था? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो, यह पहले व्यवस्था था। लेकिन अब इसका व्यवस्था कर दिया गया है 2019 के संशोधन के बाद कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अध्यक्ष बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जरूरी नहीं है। यदि बस वह न्यायाधीश भी रहा है तो बन सकता है अध्यक्ष। लेकिन पहले था कि भारत का मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो, लेकिन वह मुख्य न्यायाधीश न रहे भी, यानी कि वह न्यायाधीश रहे तो काम चल जाएगा। और देखिए दोस्तों, पहले इसमें कार्यकाल क्या था? तो पहले कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, यानी कि जो 5 वर्ष होता था, यानी कि 70 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, 5 वर्ष वह टिक जाते थे अध्यक्ष के पद पर। लेकिन 2019 में संशोधन करने के बाद 3 वर्ष हो गया। 70 वर्ष वाला तो वही रहेगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष। लेकिन पहले व्यवस्था था 5 वर्ष या 70 वर्ष। तो यही ध्यान देने वाला बात है कि क्या संशोधन हुआ है। तो एक तो संशोधन वह अध्यक्ष वाला हुआ है और एक कार्यकाल वाला। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति तो हम पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष का, सदस्य का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो किनके सलाह पर? राष्ट्रपति द्वारा पीएम की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य समिति के सिफारिश पर किया जाता है। यानी कि पीएम की अध्यक्षता वाली, जो पीएम उसके अध्यक्ष होते हैं, 6 सदस्य वाली समिति एक होता है, उसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। उन्हीं के सलाह पर राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं। आखिर कहेंगे कि वह प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली 6 सदस्य समिति कौन कौन से होते थे? एक तो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, एक लोकसभा के अध्यक्ष, उसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता।
यानी कि दोनों सदनों मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री यही सब मिलकर एक 6 सदस्यीय समिति बनता है। यह सिफारिश करते हैं तो यह राष्ट्रपति जी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं। उसके अलावा दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति समिति का सदस्य नहीं होता है, यानी कि वह चुनता तो जरूर है, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री वाला जो 6 सदस्य होती है, लेकिन वह उसमें 6 समिति वाला में नहीं होते हैं राष्ट्रपति। यह बात ध्यान दीजिए, उसमें कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री। और देखिए दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्य की पुनः नियुक्ति संभव, यानी कि दोबारा अगर चाहते हैं अध्यक्ष व सदस्य की पुनः नियुक्ति तो हो जाएगा, लेकिन 70 वर्ष और 3 वर्ष वाला भी होना चाहिए। अगर 70 वर्ष वो अपना एज पार कर दिए तो नहीं हो सकते हैं, यानी कि इससे पहले हैं तो अध्यक्ष व सदस्य की पुनः नियुक्ति संभव है। तो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है। देखिए दोस्तों, सलाहकारी होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सिफारिश करते हैं तो इसका जो नेचुरलिटी है, सलाहकारी, सलाह देने वाला होता है। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन शामिल है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 वाला है उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग भी शामिल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी शामिल है, मानवाधिकार न्यायालय यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय, यानी कि तीनों इसमें शामिल है राष्ट्रपति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन होता है। धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन होता है। मानवाधिकार न्यायालय का गठन, जो मानवाधिकार न्यायालय का गठन हुआ है तो धारा 30 के तहत हुआ है, धारा 30 के तहत। और देखिए दोस्तों, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कार्यान्वयन मशीन के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कार्यान्वयन मशीन के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह हम देख लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। इस प्रकार दोस्तों पार्ट 1 यहीं रहते हैं और पार्ट 2 में यह पूरा मानवाधिकार समाप्त हो जाएगा और छोटे छोटे वीडियो में यह सभी समाप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।